अस्सलाम वालेकुम, वेकअप पाकिस्तान, सुबह बखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और आज वीक का पहला दिन है, मंडे है और मंडे को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे। हम बड़ी प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो बस हम दुआ गो हैं। जिस तरह से हम अपने लिए सोचते हैं, आपके लिए भी सोचते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी करे और मामलात बड़े चैलेंजेस के साथ आगे गुजर रहे हैं और जिस तरह के हालात हैं तो यकीनन इस वक्त लोगों का गुज़र बसर करना इस महंगाई में बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मायूसी कुफ्र है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। बेहतर प्लानर अल्लाह ताला की ज़ात है, वो ऊपर वाला बैठा है ना, तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। और रबी अव्वल का महीना, इस महीने में तो आपको पता है कि कितनी बरकतें और रहमतें अल्लाह की तरफ से नाजिल होती हैं। और कल 12 रबी अव्वल है, तो आप देखें कि कल कितना ज़िक्र किया जाएगा और आज से जो है महफ़िल मिलात और नात और हम्दो सना का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल तो बहुत जारी रहेगा, फिर पूरा महीना हम देखेंगे। नाज़रीन, हम हमेशा तवानाई की बात करते हैं कि एनर्जी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। ख़ास तौर पे शमसी तवानाई की अगर हम बात करें या दीगर एनर्जी की बात करें जिसमें आपके गैस आ जाता है, आपकी बिजली आ जाती है या दूसरी एनर्जीज़, इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके मुल्क की इकॉनमी पे और उसके साथ साथ जो आपका इन्वायरमेंट है उस पे। इन्वायरमेंटल चेंजेस पर लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी बात हो रही है और दुनिया भर में लोग बात कर रहे हैं। उसी का एक एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ चेंज करके रख दिया है और आप देखिए कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट ग्लोबली हम देख रहे हैं और दुनिया इस पे काम कर रही है और बल्कि उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली उन्होंने उस पर अब काम करना भी स्टार्ट कर दिया है कि किस तरीके से आपको अपने मुल्क का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसको बेहतर करना है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा से हमारे पास रिसोर्सेज का फ़ुक़दान रहा है और अभी भी रिसोर्सेज हमारे पास बहुत महदूद हैं और डिज़ास्टर आ जाए या कोई भी परेशानी एकदम से अगर पाकिस्तान में आ जाती है तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसको सेटल कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है या उस मसले का हल कैसे निकालना है। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज पे पाकिस्तान में भी भरपूर काम स्टार्ट हो गया है और लेकिन हाँ, थोड़ी स्पीड हमारी हर चीज़ में स्लो होती है, लेकिन हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। मैं हमेशा एक बात रखूँगा सामने कि क्लाइमेट चेंज पे दुनिया काफ़ी अरसे से इस पर स्टार्ट कर दिया था काम करना। उसकी बड़ी वजह ये है कि इस वक्त आप अगर अपने मुल्क के ही हालात की बात करें तो देखें कि जो बारिश का निज़ाम है वो बहुत मुख्तलिफ हो गया है। आप देखें जो मानसून का सिलसिला आया उसने भी बहुत तेज़ी से अपने आप को चेंज किया। सर्दियों की अगर हम बात करें कि कराची में अगर हम या पूरे पाकिस्तान की अगर हम सर्दियों की बात करें तो आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक सर्दियां रहती हैं। तो इसी हवाले से आपको बताएं कि क्लाइमेट चेंज पे ये सारी सूरत हाल है और इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहनाज राशिद ने। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, हम डॉक्टर शहनाज से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपको बता रहे हैं नाज़रीन, फोसिल ईंधन का इस्तेमाल एक बड़ी वजह बनता है जिसमें तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल जो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज के बाइस बनता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। बात ये कर रही है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस पे इस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी पे इस पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, फ़र्दर ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए, कितने दरख्त लगाने चाहिए, कितना ग्रीन पाकिस्तान करना चाहिए, इन तमाम तर इशूज़ पर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, आपसे मज़ीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज पे लोग बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है आपके क्लाइमेट का और फिर जो दीगर इश्यूज़ हैं वो भी जनरेट हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहनाज राशिद ने, माहिर तालीम है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। मैडम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ।
शहनाज, ये बताएं कि मौसम की तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली एक संगीन मसला है जो आलमी सतह पर असरअंदाज हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ रहा है? जी, मैं बहुत हैप्पी हूँ सर कि आपने ये टॉपिक रखा। बेसिकली थोड़ी सी बात करना चाहूँगी इसी टॉपिक के हवाले से, लेकिन एक प्रिलिमिनरी बात ज़रूर करूँगी कि हमारे यहाँ बहुत ही सीवियर बल्कि वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस पूरे ग्लोब में आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के। और ये एक हमारा इशू नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया का इशू है। और देखिए, ज़मीन पर तो मुल्कों की तकसीम हुई भी है, ठीक है, लेकिन जो ग्लोब है ना, ग्लोब पर कोई तकसीम नहीं हुई है। ग्लोब जो है वो सबका ग्लोब है, एक ग्लोब है। और इस ग्लोब में जो क्लाइमेट चेंज जैसी एक बीमारी आ गई है, मैं इसे बीमारी ही समझती हूँ, कैंसर जैसी बीमारी हो गई है ये। तो इसके लिए फाइट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमें इस हवाले से पाकिस्तान में इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से एजुकेट करें और अवेयरनेस दें अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, उनको ट्रेन करें और उनको यूजफुल टूल बनाएं कि किस तरह से हम इस ग्लोबल इशू को ओवरकम करने में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी शदी ज़रूरत है। अब मैं आपसे क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस तरह को आती हूँ कि क्लाइमेट चेंज में अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें क्लाइमेट क्या है और एटमॉस्फेयर क्या है, वेदर क्या है। जब तक हमें इसकी छोटी से कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, मैं इसमें से अपनी पूरी कम्युनिटी से पूरे पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सादा लफ्ज़ों में बात करूँ जिनसे हमारे घरों में बैठी हुई तमाम ख़वातीन हैं या हमारे पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हमें तो सुना जा रहा है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और बहुत खुशी के साथ इस क्लाइमेट चेंज जैसी बीमारी के लिए डॉक्टर बन जाएं, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, और उसका इलाज करने में अब फख्र महसूस करें। तो सर बेसिकली क्लाइमेट जो है ना, जैसे लॉन्ग टर्म वेदरिंग कंडीशन होती हैं किसी भी रीजन में, जैसे तकरीबन 30 साल या समझ लीजिए 30 साल से ज़्यादा। आप अगर कहीं भी आपको कहेंगे क्या है क्लाइमेट, तो आप जाएंगे और लॉन्ग टर्म पे वेदरिंग कंडीशन देखेंगे, जैसे अराउंड 30 साल की इसका क्लाइमेट है। अब क्लाइमेट जो है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो उसके एटमॉस्फेयर में हुई है। बेसिकली देखिए, जो हमारा ग्लोब है वो उसके चारों तरफ ऑल अराउंड डिफरेंट गैसेस का एक कोजी सा ब्लैंकेट है जैसे लिपटा हुआ है। इन गैसेस में नाइट्रोजन 21% है, ऑक्सीजन 21% है और 1% प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये तो हो गया आपके इस ग्लोब का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? ये एक कोजी सा ब्लैंकेट है जैसे हमारे पूरे ग्लोब के चारों तरफ लिपटा हुआ है, जो कि डिफरेंट गैसेस पर मुश्तमिल होता है। और इस कोजी ब्लैंकेट यानी एटमॉस्फेयर का काम ये है कि वो हमारे प्लैनेट यानी जमीन पर टेम्परेचर को मेंटेन रखे, एक बैलेंस टेम्परेचर प्रोवाइड करे जितना जमीन को चाहिए। अब हम आ जाते हैं वेदर की तरह, क्योंकि वेदरिंग एक्सट्रीम वेदरिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज से। तो वेदर जो है ना, ये भी एक स्टेट है एटमॉस्फेयर में की, और उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ह्यूमिडिटी है, एक्सपिरेशन है, टेम्परेचर है और आपके क्लाउड वगैरह। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी हम सुन रहे हैं लोग, उनको ये थोड़ा सा समझ आ गया कि जो क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म वेदर या फिर एटमॉस्फेयर जो है वो एक ब्लैंकेट जैसा है जिससे टेम्परेचर को मेंटेन करे और वेदर क्या। तो अब इन सब चीज़ों में क्लाइमेट चेंज क्या है? देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है ना वो लॉन्ग टर्म सिस्टम है। इस
अब हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करें। बेसिकली ना अभी आगे चल मैं आपको शेयर करूँगी कि हम खुद से ना खुद फ्रेंड्स हैं इसके क्लाइमेट चेंज के। ये जो बनेगा इंसान है ना, जो आदम है, यही है और इसी में हल करना है हमें मुझसे। तो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट आ गया है ना टेम्परेचर का और वेदरिंग कंडीशन का, वो दो तरह से हो रहा है। एक तो नेचुरल भी हो रहा है और एक एंथ्रोपोजेनिक भी हो रहा है। यानी टेम्परेचर कैसे राइज हो रहा है नेचुरली, या तो ये सेल्फी एक्टिविटी से हो रहा है या फिर ये लार्ज वॉल्केनिक इरेप्शन की वजह से हो रहा है। अच्छा, इसको ग्रीन हाउस गैसेज यानी वो तमाम गैसेज जो कि ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, नेचुरल जो नेचुरल है और इसके उपाय जो हैं कुदरत ने रख दिए गए हैं। लेकिन ये जो हम बने हुए इंसान है, इसको जो हम पूरे ग्लोबल इशू में जकड़े हुए हैं, वो ही मेन ग्रास रूट पॉजिटिव स्टेटमेंट है आप और हम सभी चीज के मसले और खास कर इस बीमारी की असल वजह हम सारे ग्लोब के सारे इंसान सारे ह्यूमन बीइंग की क्योंकि देखिए तो बता रहे थे कि दिखाई में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने आपके फॉसिल फ्यूल के बर्निंग शुरू कर। तो फॉसिल फ्यूल में जैसे अभी आपने बताया कि कोल है, ऑयल है, गैस है, ये सब चीजें इंसान ने जब इस फॉसिल फ्यूल की बर्निंग शुरू की तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन होना शुरू हो गया। अब ग्रीन हाउस गैसेज करती क्या है, क्लाइमेट चेंज से कैसे रिलेट, ये बहुत जरूरी है कि हमें इसका पता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है जनाब, ये जाकर हमारा खूबसूरत ब्लैंकेट है ना, एटमॉस्फेयर का, उसके काम में खलल डाल दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहनाज आपके वक्त का। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अगर हम पाकिस्तान में देखें तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। और नाजरीन, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे पॉलिसी मेकिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ऐसी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि आने वाले 5 और 10 साल के बाद हम कहाँ पर खड़े हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका वाटर रिसोर्सेज है कि किस तरीके से आप अपने वाटर का रिसोर्स बेहतर कर सकते हैं और डिज़ास्टर के लिए हमारे पास क्या इक़दाम हो सकते हैं इन केस कोई भी डिज़ास्टर, ख़ास तौर पे ये बारिश और फ्लड के मामलात एकदम से आ जाते हैं तो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से हम किस तरह से जो है तयन कर सकते हैं कि जो फ्लड के मामलात हैं, बारिश के मामलात हैं या जो दीगर क्लाइमेट क्या होगा आने वाले 2 महीनों में या अगले हफ्तों में, तो इस पे भी हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी काम हुआ है, ख़ास तौर पे जो वेदर प्रेडिक्शन के हवाले से की जा रही होती हैं वो किसी ना किसी हद तक जो है वो सूदमंद साबित होती हैं। फिर डेफिनेटली क्लाइमेट का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है दुनिया भर में कि वो जो मॉनसून है या जो क्लाउड्स क्रिएशंस वाला मैटर है वो भी एक अलग तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। एज़ फार एज़ कंसर्न पब्लिक अवेयरनेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जितनी ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, जितनी पब्लिक अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा लोगों को जो है इसके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप एजुकेशन में इसको डाल सकते हैं किस तरीके से कि क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू कर दें स्कूलिंग से। हायर एजुकेशन में तो चल रहा है लेकिन आप स्कूलिंग से भी उसको बेहतर कर सकते हैं। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका भी क्या इकॉनमी के साथ इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं, वो किस तरह से इंटीग्रेट हो रही हैं दोनों चीज़ें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पे जाने से पहले हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे बुनियादी मसला है ना वो हमारे आवाम की स्किन का है। आवाम परेशान है कि स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं,
उनके स्किन पे जो है वो पिंपल्स हो रहे हैं, निशानात आ रहे हैं, फिर लोग अपनी रूटीन जो है उसका सही तरह डे के रूटीन है उसको सही से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, और फिर पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है और ड्राइनेस इतनी ज़्यादा है, क्योंकि हम अगर कराची में रह रहे हैं या जो लोग लाहौर में रह रहे हैं उनके अलग मसाइल हैं, इस्लामाबाद के लोगों के अलग मसाइल हैं। तो स्किन रूटीन आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप अपने स्किन रूटीन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, कौन सी क्रीम्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं, कौन से ऐसे फेस वॉशेस हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, कुछ भी मिलता है मुंह पे लगा लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, फिर उसके बाद वो डॉक्टर्स से रजू करते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो बहुत बेहतर इस सब्जेक्ट पर काम कर रही हैं और बेहतर गाइडलाइंस आपको दे सकती हैं कि स्किन रूटीन आप अपनी कैसी फॉलो कर सकते हैं। हम डॉक्टर लाइबा शेख को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर लाइबा ये बताएं कि सबका मसला स्किन का मसला है, किसी के पिंपल्स हो रहे हैं, किसी के स्किन पे जो है निशान पड़ रहे हैं, और कोई भी क्रीम है अप्लाई कर ली, देखते नहीं है कि आपके स्किन के अकॉर्डिंगली वो है या नहीं है। और एक टॉपिक तो हमने बहुत डिस्कस किया था, ये गोरे होने वाला। अब उसके अलावा जो एक मसला है कि जी स्किन बेहतर कैसे हो सकती है, और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं उनके स्किन पे बहुत जल्दी दाने निकल जाते हैं और फिर उसके सही से केयर नहीं करते, फिर उसके बाद वो दाने जो है वो मज़ीद बदनुमा धब्बे की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। आप इस पे क्या बात करेंगे, क्या कंसर्न है आपका? देखें, आपने जिस तरह मेंशन किया था, बहुत अच्छी आपने एक बात मेंशन की कि लोग जो हैं वो कुछ भी अप्लाई कर देते हैं, किसी कहीं से भी देख के अप्लाई कर देते हैं। ये सोशल मीडिया का मैं कहती हूँ अच्छा या गलत बहुत हमारे लिए गलत इस्तेमाल हो गया, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं जिनको PR पे आती हैं और वो कोई भी यूज़ कर लेता है। वो जब यूज़ कर लेते हैं उसके स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो एडवर्स रिएक्शंस में पहुंच जाते हैं। जिस तरह आपने किया मेंशन ऑफ पिंपल्स यूजुअली रॉन्ग यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर एक नॉर्मल टीनेजर्स में जो पिंपल्स होते हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन अगर वो अनट्रीटेड रह जाएं, स्पेशली फॉर मेन, जो लड़के होते हैं उनके लिए कहते हैं जी लड़के इस एज में तो निकलते हैं कोई बात नहीं, बट जो वो निकल जाते हैं और उसके बाद जो स्कारिंग छोड़ जाते हैं वो आपको इट टेक एजेस टू गेट रिड ऑफ इट, मतलब हमें फिर इतने सेशंस लग जाते हैं उसको रेड करने के लिए। तो आपने जिस तरह मेंशन किया कि इनको फौरन जब ये आना शुरू हो उसी वक्त डॉक्टर के पास जाएं, उसको ट्रीट करें, ना कि जी उम्र है तो उसमें निकलने दें। दैट्स रॉन्ग। ऑल्सो फॉर वुमेन या जो लड़कियां हैं यंग एज में, तो अब पहले हमारे पुराने ज़माने में लड़कियां इतना मेकअप नहीं करती थी, अब तो यू सी 13-14 ईयर ओल्ड विद प्रॉपर। ये ट्रेंड बना हुआ है लाइबा, हम हर किसी को देखें कि, और आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि आजकल एक इन्फ्लुएंसर वाला है, 4-6 प्रोडक्ट सामने रख दी लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए कि मेकअप से पहले ये क्रीम लगेगी, मेकअप के बाद ये क्रीम लगेगी, फिर फाउंडेशन से पहले ये लगाना है, फिर फाउंडेशन के बाद ये लगाना है, फिर रात को क्रीम अलग लगानी है, सुबह को क्रीम अलग लगानी है। पहले लोग इतना ख्याल नहीं करते थे, लेकिन उनकी स्किन फिर भी प्यारी होती थी, वो अच्छी अट्रैक्टिव फेस होता था और ग्लो करता था। अब आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं। मुझे आप ये भी बताइए कि डाइट से इसका क्या ताल्लुक है, और दूसरा इतने ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने के नुकसानात तो डेफिनेटली होंगे। डेफिनेटली देखिए, आपकी स्किन नीड्स टू ब्रीथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू ब्रीथ। आप उसको जितना ओवरलैप करते रहेंगे चीज़ों के साथ वो क्लॉग हो जाएगी और इवेंचुअली एक्ने हो जाएगी। तो उसको जो आपको डॉक्टर या जो आप भी अगर यूज़ करें तो प्लीज़ एक नॉर्मल फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक के अलावा कुछ और इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कोई स्किन में प्रॉब्लम है। अब डाइट जब आते हैं, देखिए टीनेजर्स की अगर हम बात करें तो टीनेजर्स हों या बड़े हों, डाइट कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है, बट मेरा ये मानना है कि मेजरली दिस इज़ नॉट द रीज़न। मेजरली दैट्स ट्रू, गट ठीक है तो स्किन ठीक है, बट अगेन हमारे हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं ना, दैट इज द मेजर रीजन ऑफ एक्ने। स्ट्रेस इज द मेजर रीजन ऑफ एक्ने, ठीक है। रॉन्ग लाइफस्टाइल इज द मेन रीजन कि आपका एक्ने हो रही है। पहले रॉन्ग यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, रॉन्ग यूज ऑफ मेकअप, रॉन्ग टाइमिंग्स, जिस तरह लोग मेकअप करके मोमेंट ऐसे सो जाते हैं, वो पोर क्लॉग रहते हैं, दीज आर द रीजंस जिससे हमारी एक्ने होती है। अगर डाइट में हम मेंशन करें अगेन ऑयली फूड, जंक फूड एंड द यूज ऑफ चिकन। ओके, अच्छा चिकन का मैंने बड़ा सुना है कि जो चिकन हम लोग खा रहे होते हैं इसके बड़े नुकसानात हैं, इससे आपके बाल के भी और स्किन भी खराब हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हार्मोनल है, इसको हार्मोन से ही बड़ा किया जाता है, फिर वो हार्मोन्स हमें जब जाते हैं इंजेक्शन में तो वो दैट क्रिएट्स एक्ने एंड कॉजेज हार्मोन इम्बैलेंस इन अस। तो इस वजह से एक्ने मेजरली उसकी वजह से होती है, बट प्लीज़ उसको अनट्रीटेड ना छोड़ें, चाहे वो टीनेजर्स में हो चाहे वो बड़ी एज में हो, उसको मत छोड़ें कि नॉर्मल है जी निकलने दें, कहते जी जवानी में निकल रहे हैं निकलने दें, बड़ी होगी ठीक हो जाएगी, खुद ही सही हो जाएंगे ना। नहीं प्लीज़, वो फिर इतने वो खड़े खड़े छोड़ जाते हैं। आपने नोटिस किया कि कुछ लोगों को जो बहुत सिवियर एक्ने होती है बचपन में, जब वो कुछ एज में आते हैं तो उनका मुंह बड़ा पतला हुआ होता है यहाँ से, इट्स बिकॉज कोलेजन सारा खत्म हो चुका होता है। एक्ने के अंदर इतनी तबाही मचाई होती है कि आपके पास कोई सरफेस बेड ही नहीं रहता,
तो वहाँ तक ना और वो पहुंचे, स्किन please। पे डैमेज पड़े हुए और होते हैं डैमेज बड़ा परमानेंट डैमेज और वो होता नजर भी आ रहा जी, होता है, बुरा जी। भी लगता है। स्किन पतली, वो बहुत डीप स्कारिंग। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आजकल लोग ये 3D फेशियल्स, और मैं ये सब इंटरनेट पे देख रहा होता हूँ, और मशीन्स में जा रहे हैं, मशीन्स में आ रहे हैं, और पूरे मुंह पे लाइट्स लगी हुई हैं। ये क्या है ये? ना मैं इसकी डिटेल्स इतनी पढ़ी, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता है कि इतना सब कुछ क्यों? देखिए, आई एम अ वेरी मिनिमल पर्सन। मैं तो कहती हूँ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो ना ही करें, और मुझे अमूमन कहते हैं पता नहीं आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि आप कुछ रेकमेंड ही नहीं करती। बट द थिंग इज़ कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो नहीं करें। ये जो इतनी मशीन्स है ना, वो जितनी वो वाली बात है ना, गाड़ी के काम एक ही है चलाना, उसमें जितने आप वो डालते रहें, जो व्हाट यू कॉल एडवांसमेंट्स डालते रहें, बट काम उसका एक ही है, उसने चलना ही है। चलना ही तो है। आई थिंक बेसिक्स जो है बस वो हो, बाकी ऊपर अच्छा, एडवांसमेंट्स उसके नुकसानात हैं, वो मशीन्स पे लाइट्स लग रही हैं। नहीं, देखिए लाइट्स तो एलईडी लाइट्स होती हैं। एलईडी लाइट्स हमारी स्किन के लिए अच्छी हैं, ठीक अच्छी है। हैं। उसमें रिपेयर भी है, इट्स आल्सो फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्ने के लिए भी होती हैं, रिजनरेशन के लिए भी होती हैं, एंटी एजिंग भी होती हैं। वो द लाइट्स आर गुड, लाइट्स में कोई बुराई नहीं है। बट देन अगेन लिमिट में। अगर आप यू गोइंग फॉर लाइट्स एवरी अदर डे, मैंने कुछ डॉक्टर्स को देखा है जिन्होंने ऑल्टरनेट डेज पे लाइट की ट्रीटमेंट रखी हुई है, नो वंस अ मंथ, 15 दिन में एक दफ़ा बस। बट जस्ट टू कैश इट कि जी हम लाइट ऑन करके 15 मिनट पेशेंट को छोड़ जाते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं, दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ टू डू इट। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, जिनकी ऑयली स्किन है वो क्या टेक केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, और जिनकी ड्राई या नॉर्मल स्किन है वो क्या कर सकते हैं? उनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट उनका होता है। लाइफस्टाइल क्या जी। होगा? जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए हम कहते हैं, देखें एक तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो ऑयली स्किन है वो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ना करें। वो कहते हैं हमारी स्किन तो ऑलरेडी इतनी ग्रीसी है, मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो वो और ग्रीसी हो जाती है, जबकि आपकी स्किन को यू नीड टू पुट मॉइस्चराइजर। अगर आप नहीं लगाते तो आपकी स्किन अपना ऑयल फेंकती है, और वो जब ऑयल फेंकती है ऑयली स्किन पे तो वो एक्ने कर देती है। ठीक है। तो आप अगर ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर यूज करें तो प्लीज यूज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, उस पे लिखा होता है, लिखा हुआ होता है, वो Water कह based- कर लीजिए। जी, वाटर ठीक है। बेस्ड मॉइस्चराइजर। सनब्लॉक भी जो लें वो नॉन कॉमोडोजेनिक या जेल बेस्ड, ठीक है। नॉट क्रीम बेस्ड। ऑयली स्किन के लिए रिपीटिंग, ठीक जेल है। बेस्ड या वाटर बेस्ड, ठीक है। एंड नॉन कॉमोडोजेनिक उस पर लिखा होगा। ठीक है। जो आप मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज करें उन पे भी लिखा होगा नॉन कॉमोडोजेनिक, मतलब ठीक जो है। ऑयली स्किन के लिए होते हैं स्पेसिफिकली। तो उसमें कॉमेडोन्स नहीं बनते, मतलब पोर्स क्लॉग नहीं होते। वेराज जो ड्राई स्किन वाले हैं वो हम कहते हैं मॉइस्चराइजर अगर आप यूज़ करें तो यूरिया या सेरामाइड बेस, ठीक है। थोड़ा थिक, ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। एंड व्हेन इट कम्स टू फेस वॉश, यू कैन यूज एनी फेस वॉश, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगेन नॉट एनीथिंग विद सैलिसाइलिक एसिड या फिर समथिंग विद टी ट्री ऑयल, बिकॉज वो आपको और ड्राई करेगी। ठीक है। फॉर ड्राई स्किन। ठीक है। Whereas when we talk about oily skin का face wash, तो then you can go for salicylic acid, you can go for a brightening face wash, you can go for something with tea tree oil, या तीनों यूज़ कर सकते हैं। या जिन पे लिखा होता है ऑयल फ्री क्लेंजर्स या ऑयल फेस वॉश जो भी हैं वो आप यूज़ करें, ये तीनों चीज़ें। बट अगैन मॉइस्चराइजर का बहुत ख्याल, क्योंकि अगर और मेकअप का बहुत ख्याल, जो Makeup का ऑयली स्किन वाले हैं, वरना जी। वो फिर एक्नी बढ़ जाती है, एक्नी होने के चांसेस ठीक ज़्यादा है। होते हैं। और जो नॉर्मल या ड्राई स्किन वाले हैं वो कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, उनका इतना इशू? बस वो जो नॉर्मल वाले हैं दे कैन गो फॉर एनीथिंग। इवन जो टी जोन वाले हैं ना, उनको भी, जिनकी टी जोन होती है, एक स्किन टाइप होती है जिनके टी जोन ऑयली होते हैं, उनको थोड़ा लेवरेज होता है, वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले और ऑयली वाले, स्पेशली ऑयली वाले, नीड टू टेक केयर, ठीक है। वो रिएक्शंस हो सकते वो रिएक्शंस हो सकते हैं। तो नाज़रीन, बहुत अच्छा इन्होंने आपको गाइडलाइंस दी हैं कि आप जाएं अपने स्किन के हवाले से देखें। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये क्लियर कीजिएगा डॉक्टर लाइबा, जी, जी। घरेलू टोटके, कुछ ख़वातीन घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रही होती जी। हैं, और इन्फ्लुएंसर्स भी हमने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखे कि अब बेसन हर किसी के स्किन को में। शूट नहीं कर नहीं। सूट करता। जी। अगर मैं ऑयली स्किन की बात करूं, ड्राई स्किन की बात करूं, तो घरेलू टोटके में भी आपको क्या बैलेंस करना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, मैं आई एम एन एडवोकेट फॉर घरेलू टोटके। मैं तो कहती हूँ आप करें, कोई बुराई नहीं है अच्छा, क्या इसमें, बात क्योंकि है। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हाँ। ठीक है। बट देन अगेन हमेशा इसको पैच टेस्ट करें, यूज़ करें। और अगर आपको फील हो रहा है कि 2-3 दिन मैंने किया, मेरी स्किन पे सूट नहीं कर रहा, तो प्लीज़ स्टॉप इट, ठीक है। अब ये भी बड़ा मिसकंसेप्ट है जी, 2 हफ्ते बाद पता चलेगा तो यूज़ करती रहो, नहीं। स्पेशली आपने अच्छा क्या मेंशन किया, मेरे पास 1-2 दफ़ा ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको बहुत सिवियर एक्ने रही है, बहुत सिवियर एक्ने रही है, और उनको किसी ने कह दिया कि जी आप नीम के पत्ते जो है ना, एलोवेरा जेल में घर से पत्ते मिक्स करके उसको पीस के आप लगाते रहें। यू वॉन्ट बिलीव ही वाज सफरिंग। उसने 2 साल ये किया है। 2 साल के बाद उसके पस वाले दाने निकल के इतने कि हमें वी हैड टू पुट हिम ऑन IV एंटीबायोटिक्स। तो प्लीज़ जो घरेलू टोटके हैं वो आप देख सोच के इस्तेमाल करें, नहीं उन पर असर हो रहा। और एक्ने जैसी चीज़ें या जिनमें पस है या इन्फेक्शन के चांसेस हैं, उन पर घरेलू टोटके ना करें। परफेक्ट। अच्छा, एक और सवाल है कि लोग फेशियल्स कराते हैं, जी। उनको गाइडलाइंस दें कि बताएं कि फेशियल्स कब कब करा सकते हैं। ज़्यादा फेशियल कराना भी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। सेकंड क्वेश्चन कि उसमें ब्लीचिंग फैक्टर वाले कुछ चीज़ें होती हैं,
तो जो लोग ब्लीच भी लगा रहे होते हैं अपनी स्किन पे वो सही है या नहीं? मैं बहुत बड़े बड़े सलून्स में गया हूँ और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि वो क्लाइंट तो लेटा हुआ होगा, उसको नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या लग रही है, लेकिन वो पाउडर की फॉर्म में ब्लीच भी डाल रहे होते हैं। तो ये भी बताइए हमारे नाजरीन को और जो लोग जाकर फेशियल करवाते हैं कि वो ब्लीच करवाएं या ना करवाएं। देखिए प्रॉब्लम दोनों तरफ पे है। हमारे क्लाइंट्स का भी इशू है और सैलून्स का भी इशू है। क्लाइंट्स का ये इशू है कि उनको गोरा होना है, फेशियल कराएं तो चमक के बाहर निकलें, तो उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं बनता कि वो ब्लीच डालें, बिकॉज वो इफेक्ट सिर्फ ब्लीच से आ सकता है। नेचुरली किसी फेशियल से आपकी स्किन साफ होगी, गोरे नहीं होके आपके निकलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं दोनों एंड्स पे प्रॉब्लम है। ब्लीचिंग इज हॉरिबल फॉर योर स्किन, इट इज़ हॉरिबल टू ऑल द लेवल्स दैट आई कैन से। एक तो वो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कर सकती है, स्किन बर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो स्किन पतली कर देती है आपकी, और जो ये बाल गोल्डन होना वो टेम्परेरी होता है, बट इवेंचुअली वो भी नॉर्मल आप आ जाते हो। बट ब्लीचिंग इज़ हॉरिबल। आप तो वो स्किन कभी भी बर्न हो सकती है, वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है जब ब्लीचेस करें। आप देखते हैं खवातीन पर खाने वगैरह बना रही होती हैं तो उनकी स्किन बिल्कुल लाल हुई होती है। कुछ खवातीन उसको खूबसूरती समझती हैं, बट ये खूबसूरती नहीं है जो आपकी स्किन लाल हो गई जी, वो लाल हो गई है, हमें टेंट की जरूरत नहीं, बट दिस इज योर स्किन गेटिंग सेंसिटिव एंड इट्स एन अलार्म दैट देयर समथिंग रॉन्ग कि वो लाल हो रही है। तो ये है, ब्लीचेस प्लीज यूज मत करें, नॉट एट ऑल। और ये जो अगेन मेरा तो वही मसला है, गोरा होने का जो कॉम्प्लेक्स है, तो वो फिर सैलून वाले भी क्या करें ना, फिर शोर मचाते हैं कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं। बहुत अच्छी बात कि लोग वैसे ही अपनी स्किन का ख्याल करें। जो अल्लाह ने आपको अपनी नेचुरल कलर दिया वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, वो बहुत अच्छा है, उसी को आप बेहतर बनाइए। देखिए अनइवन स्किन टोन को ठीक करें, टैन अगर आप हो गए, सन डैमेज हो गया, वो बेहतर हो बिल्कुल ठीक करें। वो करना भी चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो आप ज्यादा धूप में आप निकलें तो इसलिए सया हो गए। अच्छा, अब एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि ये तो आपने बता दिया कि स्किन को हम ब्लीच से अवॉइड कर सकते हैं। लोगों के एक्जिमा टाइप समथिंग, उसमें बहुत सारी फॉर्म्स हैं, मैंने उसको गूगल करके पढ़ा भी खुद भी, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर कि मैं इस पर डिटेल में आपसे बात करूं। बस मेरा एक बुनियादी सवाल है, नेक पे लोगों के या फेस पे हम बहुत कम देखते हैं लेकिन होते हैं, फिर हाथों पे और पैरों पे एक्जिमा के कुछ फॉर्म्स आ जाते हैं। यूजुअली लिम्स में देखे जाते हैं, हाथों पे और पाँव पे, ठीक है, टांगों पे, पाँव के एरिया में। और यू राइट, एक्जिमा के बहुत टाइप है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, डर्मेटाइटिस इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर एक्जिमा, ठीक है। कुछ एलर्जिक डर्मेटाइटिस होता है, मतलब किसी की एलर्जी से आपको एक्जिमा प्रोड्यूस हो जाता है, किसी की कोई ऐसी आपने टच किया उससे हो जाता है, निकल से हो जाता है, यू नो एलर्जिक रिएक्शंस में भी होता है। बट कॉमनली जो नॉर्मल एक्जिमा है, एटोपिक एक्जिमा जिसको हम बोलते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, दैट इज द बेसिक ऑफ एक्जिमा। ये होता यूजुअली ड्राई स्किन वालों को है। वियर्डली आई एम अ पेशेंट ऑफ इट, ठीक है, आई एम माई सेल्फ अ पेशेंट ऑफ इट, बट मेरी स्किन एक्सट्रीम ऑयली है, फेस की, बॉडी मेरी ड्राई है, तो और ये जेनेटिकली होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आपकी ओवरऑल बॉडी वो ना हो और फेस आपका जी, दैट्स आई एम वन पर्सन। और बहुत ज़्यादा कॉमन है कि फेस बहुत ऑयली है लेकिन बाकी बॉडी एक्सट्रीम ड्राई है, ठीक है। और ये जेनेटिकली यूजुअली होता है एक्जिमा, कहीं ना कहीं आपको फैमिली में होता है। और इसके साथ कुछ सिम्टम्स और भी होते हैं, या तो हे फीवर, मतलब जुकाम, खांसी, नज़ला बहुत जल्दी हो जाना, वेदर जैसे ही चेंज होता है तो फौरन आपको साइनसाइटिस शुरू हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। ये यूजुअली उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनको एक्जिमा होता है। उसमें होता ये है कि जिस जगह पे एक्जिमा होता है वो स्किन ग्रे ब्राउन टाइप की हो जाती है और वो एरिया बहुत थिक हो जाता है, ठीक है। उस एरिया पे, जिस एरिया में एक्जिमा हो, इट गेट्स थिकर एंड वहाँ पे पिगमेंटेशन जैसा ब्राउन ग्रे पैच हो जाता है और उसमें खारिश अमूमन होती है, या कुछ लोगों को छोटे छोटे उस जगह पे दाने हो जाते हैं, कुछ लोगों को पस्चुलर दाने भी हो जाते हैं। तो वो यू नीड टू पुट, अगेन ओनली सोल्यूशन इज मॉइस्चराइजर, एक्सट्रीम मॉइस्चराइजर विद यूरिया या सेरामाइड्स प्लीज। ऑल्सो जो आप बॉडी वॉश यूज़ करें उसमें जिसमें खुशबू ना हो। हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जिसमें खुशबू होगा उसको एग्रीवेट करता है। तो चाहे वो आप लोशन यूज़ कर रहे हैं या मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं या बॉडी वॉश यूज़ करें, समथिंग जिसमें यू डोंट हैव क्या नाम है, खुशबू। अगेन, और अगर वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, वो फैलता है, क्योंकि एक्जिमा जितना आप खारिश करो वो फैलता है, देन यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, और वो फिर हम आपको रेकमेंड करते हैं स्टेरॉइड्स या तो खाने के या लगाने के। अच्छा, हाँ, स्टेरॉइड्स रेकमेंड करते हैं उसके लिए, इसके लिए ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि इट्स एन ऑटोइम्यून प्रॉब्लम। Okay. तो आपको वो एक्जिमा रिमेन्स, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाता है, वो रहता है, 100% नहीं होता। नहीं, देखिए वो सबसाइड हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। मैंने सुना है कि स्किन को कुछ सर्जन्स वगैरह कहते हैं सर्जरी हल्की सी लेयर करवा के वो स्किन को खत्म करके, ऐसा नहीं है? देखिए ना, वो बॉडी में है, वो वहाँ नहीं तो कहीं और हो जाएगा। वो तो आपकी एरिया, इट्स इन योर ब्लड। आई थिंक ज़्यादा सॉल्ट स्पाइस लेने से भी होता है। नहीं, इट्स मोस्टली बेसिकली
ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है इन जेनेटिक्स एंड ये मेजॉरिटी बिकॉज ऑफ द स्किन ड्राइनेस, तो स्किन का हमने बैरियर मेंटेन नहीं किया होता, ठीक है। स्किन को ये प्रॉब्लम है, वो बैरियर एज लॉन्ग एज इज मेंटेन्ड थ्रू मॉइस्चराइजिंग इट विल गेट बेटर, बट देन अगेन इट डजंट गो अवे, इट गेट्स बेटर। और ये सीजन्स में यूजुअली ज़्यादा, अब जिस तरह ये मौसम आ रहा है ना अभी, दिस इज द वर्स्ट टाइम, ठीक मतलब है। ये ड्राइनेस अब ड्राइनेस की तरफ हम जा रहे हैं, अभी फॉल हमारा स्टार्ट हो जाएगा और फिर विंटर। तो मॉइस्चराइजिंग एक्सट्रीम, और जो आई रेकमेंड कि अगर बॉडी वॉश कोई ज़्यादा फैंसी नहीं लेना तो डव यूज़ कर लें, उसमें थोड़ा इट्स स्टिल बेटर, वो यूज़ कर लें फॉर पीपल विद एक्जिमा। एंड अगेन अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन और स्किन थिक हो गई है उस एरिया की, प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर। अच्छा, एक और बड़ा लोगों का मसला है कि इवन मसला कहूँ या कहें कि एक बहुत बड़ी मार्केट, आपको पता है कि स्किन केयर की मार्केट के साथ क्या हालात हैं, और लोग जो इसमें आते हैं इस मार्केट में पेनिट्रेट करते हैं, पैसे बना लेते हैं। वाइटनिंग इंजेक्शंस, कैप्सूल्स, ये बता दें कि वाइटनिंग इंजेक्शन का क्या है? आपने मुझ पे बैन लगवाना है। देखिए ये सवालात हैं और आवाम के लिए हैं, उनका एक तो उनकी जान सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और फिर उनकी डेफिनेटली उनकी स्किन, उनकी बॉडी, उनके लुक्स, फिर उनका पैसा जो कि बहुत मेहनत से अर्न करते हैं, कोई भी हो। तो वाइटनिंग इंजेक्शंस एंड कैप्सूल्स, देखें वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत सारे आ गए मार्केट में, ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम कि हमें भी नहीं पता होता एज डॉक्टर्स के इस मार्केट में इतने इंजेक्शन आ गए, किसको लिखना है, किसको रेकमेंड करना है, बिकॉज देयर वे टू मैनी, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अब लाइक आई सेड मार्केट में इतने लोग हैं, लोग 1500 का भी वाइटनिंग इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप मुझे बताएं इसमें क्या ही होगा जो 1500 का होगा। तो प्लीज़ आप सस्ते के चक्कर में आप जाते हो, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या सॉल्ट डला हुआ है, क्या कॉम्पोजिशन है। ज़रूरी है लगाना? मेरे हिसाब से तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है, लाइक आई सेड कुछ भी ज़रूरी नहीं है। देखिए इसको आप ये मत समझे कि ये वाइटनिंग इंजेक्शन है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, आपकी जो बॉडी में टॉक्सिन्स आ गए उसको वो रिमूव करता है। एंड सेल्स वो जो है वो सेल्स जो क्रिएट करता है, व्हिच सेल्स जो जिससे वाइटनिंग आपके ब्राइट, नहीं देखिए वो व्हाट हैपेंस इज कि वो आपकी ऑक्सीडेशन करता है, ग्लूटाथायोन व्हाट इट डज इज इट प्रमोट्स कोलेजन, इट प्रमोट्स हेल्थ इन सेंस कि आपके लिवर को भी बेहतर करता है, आपके हेयर को बेहतर करता है, आपकी स्किन को बेहतर करता है। बट देखें अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो वाइटनिंग करेगा, वो वाइटनिंग नहीं करता until unless आप कोई 200-300 इंजेक्शंस पे जाएं या 30 से ऊपर इंजेक्शंस लगवाएं, व्हिच इज नॉट रियली सेफ। Okay. एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। यस आई एग्री कि जो आपका स्किन टोन है वो वापस ले आता है या एक शेड उससे ऊपर जाएगा, ठीक, बट दैट इज हार्ड टू मेंटेन। आप छोड़ेंगे इवेंचुअली विल बी बैक, और ये आई थिंक 6 या 7 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है, फिर उसके देन यू बाद हैव टू गो बैक टू, अब वापस आ जाते हो। जरूरत क्या है इस तो सब करने की? जरूरत ही नहीं है ना। देखिए आप जरूर लें, आईवी जरूर लें, बट देन अगेन उस तरह लें अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो फिर लीजिए, और एंटीऑक्सीडेंट के पर्पस से कि मेरी बॉडी ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर लाइबा शेख, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छी गुफ्तगू आपके स्किन केयर के, आपके रूटीन के हवाले से सामने रखी है कि आपने खुद एहतियाती तदाबीर अपने लिए इस्तेमाल करनी है। प्रोडक्ट को देख के ख़रीदें जो आपको सूट करता है, एक्सपायरी ज़रूर देखिए और देखिए कि वो ओरिजिन है कहाँ से और कितना आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है। और अगर उसके बाद कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, आप लाल आपके स्किन हो रही है, तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, खुद डॉक्टर न बनिए, ख़ासतौर पर स्किन के मामलों पे। आई होप कि आपका आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 12 रबी अव्वल की, हम स्पेशल ट्रांसमिशन भी आप हमारी देखेंगे और हमारा प्रोग्राम भी देखेंगे। अपना और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें। मुझे और प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।